हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जीके एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 11 है। इससे पहले हम 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, लूसेंट जीके की जो थ्योरी बुक है उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसको याद करना और आसान हो जाए और आपका एक तरीके से रिवीजन हो पाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया। मतलब भारत में जो शिलालेखों का प्रचलन था वह किस शासक ने किया सबसे पहले प्रचलन। तो अशोक ने सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किया। अशोक कौन था? मौर्य वंश का शासक था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन थे उनके उत्तराधिकारी? उनके उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उनके उत्तराधिकारी थे अशोक। कौन थे? अशोक। और अशोक एक बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं, और इनके बारे में ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। जो अशोक के शिलालेख है उनमें कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? जो अशोक के शिलालेख थे उनकी खोज किसने की थी? उनकी खोज की थी फेंथेलर ने। किसने की थी? खोज फेंथेलर ने। जबकि उनको सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो उनको पढ़ा था प्रिंसेप ने। प्रिंसेप ने सबसे पहले उनको पढ़ा था, जबकि उनकी खोज किसने की थी? फेंथेलर ने। तो आप इसको याद रख सकते हो कि अगर पढ़ने का पूछा जाए कि सबसे पहले कौन पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी, तो पी से पढ़ना और पी से ही प्रिंसेप होता है। तो इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हैं। जबकि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? फेंथेलर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख कितने हैं? तो अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अभी हमने अशोक के शिलालेख पढ़े हैं। शिलालेख अलग चीज़ है और स्तंभ लेख अलग है। तो शिलालेख जो थे वो कितने थे? 14 थे। जबकि जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है। अशोक के कितने स्तंभ लेख है? अशोक के 7 स्तंभ लेख है, जो विभिन्न 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 7 स्तंभ लेख है जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जबकि अशोक के जो स्तंभ लेख है वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जबकि जो शिलालेख थे वो विभिन्न प्रकार की लिपियों में लिखे गए थे। अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख अशोक के किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? यह कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी अभिलेख जो है उसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसको रानी का अभिलेख और प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है। इसने कहाँ स्थापित कराया? इसको इलाहाबाद के किले में अकबर ने स्थापित करवाया। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? अगर अशोक के सबसे छोटे स्तंभ लेख की हम बात करें तो सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रूम्मीदेई। कौन सा है? रूम्मीदेई जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। रूम्मीदेई अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। मतलब जो रूम्मीदेई अभिलेख था उससे यह जानकारी मिलती है कि जब अशोक जो थे वो लुम्बिनी की धम्म यात्रा पर निकले थे, तब उन्होंने राजस्व जो टैक्स होता है उसकी दर को, जो उसकी रेट होती है, उसको घटा दिया था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख की अगर हम बात करें तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख उसका 7वां अभिलेख है। जो उसका 7वां अभिलेख है वह अशोक का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख को टोपरा एवं मेरठ से दिल्ली किस शासक द्वारा लाया गया? मतलब अशोक के जो स्तंभ लेख थे, 2 स्तंभ लेख थे, एक टोपरा में था और एक मेरठ में था।
तो इनको टोपरा और मेरठ से उठा के दिल्ली, कौन सा शासक था जिसने इनको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था? तो उस शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था उस शासक का? फिरोज शाह तुगलक। इसी ने क्या किया था? टोपरा और मेरठ जो स्तंभ लेख हैं उनको दिल्ली में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है? मतलब अशोक का कौन सा स्तंभ लेख है जो चंपारण बिहार में है? तो कौन सा स्तंभ लेख है? रामपुरवा स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज स्तंभ लेख या लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख? तो यह सभी जो है, यह सभी ही चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा भी वहीं है, लोरिया अरेराज भी चंपारण में है और लोरिया नंदगढ़ भी चंपारण में है। रामपुरवा, अरेराज और नंदगढ़ याद रखना, ये सभी कहाँ है? चंपारण बिहार में है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कार्लायल ने की थी। जो रामपुरवा स्तंभ लेख है इसकी खोज किसने की थी? कार्लायल ने। अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है? तो अशोक के लोरिया नंदगढ़ जो स्तंभ लेख है उस पर मोर का चित्र बना है और यह कहाँ है? चंपारण बिहार में। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख जो है उस पर मोर का चित्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनमें से क्या प्रयास किए? मतलब अशोक ने क्या प्रयास किए हैं बौद्ध धर्म के? इन ऑप्शंस में से हमको बताना है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। मतलब जो अशोक था उसका राज्याभिषेक हुआ था तो उस राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की थी, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की थी एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। मतलब ये यात्राएं अशोक ने की थी। और आपको पता होगा कि अशोक के जो 8वें मतलब राज्याभिषेक से 8वें वर्ष उसका कलिंग का युद्ध हुआ था और कलिंग के युद्ध में ही कलिंग के युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था और उसने फिर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दूसरा कथन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, मतलब याद रखना अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। ये यात्राएं करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। यह भी बिल्कुल सत्य है, 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया। तो यह सभी कथन जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने किए हैं। तो सभी कथन सत्य होंगे यहाँ पे। किस शिलालेख में यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे? मतलब अशोक जो है, सम्राट अशोक, वह किस शिलालेख में यह घोषणा करता है कि सभी जो मनुष्य है वह मेरे बच्चे हैं? तो वह अपने प्रथम शिलालेख में यह घोषणा करता है कि सभी जो मनुष्य है वो मेरे बच्चे हैं। और यही जो प्रथम शिलालेख है, यही प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो टोटल 14 शिलालेख है। जबकि स्तंभ लेखों की बात की जाए तो इससे आधे हैं। कितने हैं? 7 है। स्तंभ लेख 7 है और शिलालेख कितने हैं? 14 है। अशोक के किस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है? मतलब अशोक के किस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई? किस शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अशोक अपनाएंगे? तो इसका सही जवाब रहेगा चौथा शिलालेख। क्या रहेगा इसका सही आंसर? चौथा शिलालेख। मतलब अशोक ने जो भेरी घोष है उसकी नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई। यह किस शिलालेख में बताया गया है? तो अशोक के चौथे शिलालेख में बताया गया है। जबकि अभी पहले शिलालेख की हमने बात की थी तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और चौथे शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया है, यह घोषणा की है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की, जबकि 11वें शिलालेख में क्या की गई है? धम्म की व्याख्या की गई। धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई? अशोक के 11वें शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो यह दूसरे शिलालेख में है। किस शिलालेख में? दूसरे शिलालेख में। पहले शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है और इसी में बताया गया है कि सभी घोषणा की है अशोक ने कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं।
वहीं दूसरे शिलालेख में क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। और इससे पहले हमने चौथे शिलालेख के बारे में पढ़ा है। चौथे शिलालेख के बारे में अभी जस्ट पढ़ा है हमने कि क्या बताया गया है उसमें, अशोक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया है, यह चौथे शिलालेख में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है? तो अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है? तो अशोक के जो 5वां शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। मौर्य साम्राज्य में उपदा परीक्षण, मौर्य साम्राज्य में जो उपदा परीक्षण होता था वह किसकी नियुक्ति से संबंधित था? राजा की, सैनिक की, नायक की या मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की? तो इसका सही जवाब रहेगा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की। मतलब मुख्यमंत्री और पुरोहित की जब नियुक्ति की जाती थी उससे पहले उनका एक टेस्ट होता था, एक परीक्षण होता था जिसको हम बोलते हैं उपदा परीक्षण। वह उनके चरित्र से संबंधित कुछ परीक्षण हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य में उपदा परीक्षण मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? जो मौर्य साम्राज्य था उसके पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? मतलब पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी, मतलब जो मौर्य साम्राज्य उसमें 5 प्रांत हुआ करते थे और इन प्रांतों को कहा जाता था चक्र। क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो जो इनमें से पूर्वी प्रांत था, पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो पूर्वी प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यहाँ पर सभी प्रांत दिए हुए हैं और उनकी राजधानी, जैसे उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। जो उत्तरापथ था मतलब उत्तर की ओर, उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र था उसकी उज्जैनी थी जो मध्य प्रदेश में है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मतलब जो उत्तर की ओर बात करें तो तक्षशिला थी, पूर्वी प्रांत की अगर बात की जाए तो पाटलिपुत्र थी, वहीं दक्षिण की ओर बात की जाए तो सुवर्णगिरी थी। दक्षिण की ओर सुवर्णगिरी थी और अवंती प्रांत की, अवंती जो राष्ट्र था उसकी उज्जैनी थी। और कलिंग जिसको 8वें अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने जीता था, जिसको बोलते हैं कलिंग युद्ध में, तो उसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य साम्राज्य में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, इनकी संख्या कितनी है? मतलब जो अर्थशास्त्र पुस्तक है जो कि कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने या चाणक्य भी जिनको बोला जाता है उनने लिखी है, उसमें मौर्य साम्राज्य में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ हुआ करते थे। इन तीर्थों की संख्या कितनी थी? तो इन तीर्थों की संख्या थी 18। मतलब इनको एक तरीके से ये एक अधिकारी हुआ करते थे, ऑफिसर्स हुआ करते थे जो मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक संचालन करते थे। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। और इन्हीं तीर्थों को महामात्र भी कहा जाता। इन्हीं तीर्थों को क्या कहा जाता था? महामात्र। अर्थशास्त्र पुस्तक में चर किसको कहा गया है? जो अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? तो चर शब्द जो है वो जासूसों के लिए किया गया है। चर शब्द का तात्पर्य क्या था? जासूस से संबंधित था चर शब्द। जबकि पुरोहित कौन हुआ करते थे? जो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था उसको पुरोहित बोलते थे। और जो व्यवहारिक कौन होते थे? जो न्यायाधीश होते थे उनको व्यवहारिक कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये मैं बता चुका हूं आपको कि जो मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय जो प्रांत थे उनकी संख्या थी 5। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। और इसमें इन प्रांतों को क्या बोला जाता है? इन प्रांतों को चक्र कहा जाता है। क्या बोलता था? चक्र इनको कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों के प्रशासन को क्या कहा जाता था? मतलब मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत थे उनका एक प्रशासक होता था, उस प्रशासक को क्या कहा जाता? कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सही इसका कथन, ये जो आंसर है सही रहेगा। कुमार भी इनको कहा जाता था, आर्यपुत्र भी कहा जाता है और राष्ट्रिक भी इन्हीं को कहा जाता है, जो कि प्रांतों के प्रशासन को देखते थे।
प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। मतलब ये जो 5 प्रांत थे, इन 5 प्रांतों का भी विभाजन कर दिया गया था और उस विभाजन को हम बोलते हैं विषय। क्या बोलते थे? विषय। मतलब इनको विषय में बांट दिया गया था और इन विषय का जो ये विषय जो थे एक ऑफिसर के अधीन थे, उस ऑफिसर को बोला जाता है विषयपति। क्या कहा जाता था उस ऑफिसर को? विषयपति। तो दोस्तों आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।